हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये सेशन चल रहा है यार, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं और फ्रिक्शंस के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, उनसे कंसेप्ट सीख रहे हैं और बढ़िया तरीके से अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। ओके, फ्रिक्शनल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने बोला ठीक है भाई रख ले, उसने एक ब्लॉक इसके ऊपर दोस्तों रख दिया, ये है ब्लॉक। तो यार कुछ ऐसे होगी ना कहानी बॉस। लेट्स सी यहां से चला, पॉइंट ए से चला और ये पॉइंट बी पे पहुंच गया, कहीं पर पॉइंट बी पे यहां तक पहुंच गया, ठीक है। सो हियर इज द पॉइंट बी। कूल। उसने बोला यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कवर किया उसने, दैट इज 1 मीटर एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 50 kg। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको दे रखा है दैट इज 0.2। तो दोस्तों देखो आप ध्यान से, जब ये बॉडी इधर को मूव करेगी तो जो फ्रिक्शन है, मोशन अगर आपका इधर को हो रहा है तो फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, यानी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, जस्ट अपोजिट। जबकि बॉडी को आगे जाना है तो बॉडी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है, ये रुकना नहीं चाहती है, रोकना चाह रहा है, तो बॉडी को उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द वर्क, वो आपको पता ही है, वर्क सपनों में आता है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कूल है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, टेंशन नहीं है। फोर्स कौन सा है, आपने बोला है जो हमें वर्क निकालना है वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन निकालना है, तो यहाँ जो फोर्स लेंगे दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज एस। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स आप सबको पता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, दैट इज म्यू एन एंड इनटू एस। और मैंने आपको बता रखा है जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगी तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होएगा, पक्का पक्का। नॉर्मल रिएक्शन अप रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के इक्वल होगी। ओके, सो हियर इज म्यू इनटू mg। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो उसको कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के इक्वल रहेगा। ओके कूल। हॉरिजॉन्टल के केस में, इंक्लाइंड में कंपोनेंट ले लेते हैं, तो जस्ट पुट द वैल्यू नाउ हियर 0.2, मास इज 50, g is 10 and this is 1। सो यार जो वर्क आया अगेंस्ट द फ्रिक्शन, व्हाट इज दैट, यू जस्ट मल्टीप्लाई, दैट इज 2, दैट इज 100, आई थिंक दिस इज 100 जूल। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड वर्क ओके against the friction in this situation, in this problem। now you can see, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये बॉडी जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है दोस्तों। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और कंसीडर करूंगा जिसमें बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही होगी, उस टाइप का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है वो उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बढ़िया से उसको रीड करेंगे और जल्दी से उसको उड़ाएंगे यार। आप कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, बस बॉडी इंक्लाइंड प्लेन वाला मैंने कंसीडर किया है। तो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको पढ़ लो और पढ़ने के बाद इसको देखते हैं क्या है सिचुएशन। हियर इज द इंक्लाइंड प्लेन और ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकता है। ओके, उसने बोला एक ब्लॉक है यहाँ पे, इंक्लाइंड प्लेन को इसको ऊपर को लेके जा रहे हैं, है ना, अप लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो मास है दोस्तों वो आपको गिवन होगा एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, नाउ यू कैन सी। तो जैसे ही ऊपर को जा रहा होगा, लेट्स सी ऊपर चलते चलते उसने बोला 10 मीटर की हाइट तक इसको हम लेके चले गए, तो फाइनली ये ब्लॉक अब यहाँ पे है। कितनी हाइट ऊपर लेके गए इसको, 10 मीटर, यानी एच आपको दे दिया है 10 मीटर। कूल। तो यार नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो हाइट इंक्रीज कर रही है ना वो, ऑब्वियसली आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, हाइट बढ़ रही है आपकी, है ना। तो उसने बोला जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा, तो आप खुद ही सोचो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा, ये अप जा रहा है फ्रिक्शन डाउन, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। एज वेल एज जैसे जैसे ऊपर को जा रहा है ग्रेविटी का इफेक्ट डाउन होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट डाउन है तो ये अप जा रहा है, तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी भी इसको काम करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, और अगर वो फ्रिक्शनल सरफेस है तो हम ऊपर को जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे को एक्ट करेगा। तो इस बॉडी के ऊपर फिलहाल 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी जो नेट वर्क डन इसको करना पड़ेगा बॉडी को ऊपर जाने के लिए, नेट वर्क डन जो करना पड़ेगा। आप खुद सोचो यार कि इसने अप जाना है ना, अप जाना है इंक्लाइंड प्लेन पे, सो दिस बॉडी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, एंड द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। सो दिस इज द नेट वर्क व्हिच इज 300 जूल एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क डन होगा वो निकालना है। सो सॉरी, अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क है, फ्रिक्शन मैंने एफआर लिख दिया, फ्रिक्शन के नाम से हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो प्लस अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वर्क होगा वो कैसे निकालना है। देखो जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, हाइट कवर करती है, तो हाइट की वजह से जो वर्क डन आता है व्हाट इज दैट, दैट इज mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है, दैट इज mgh। कूल। तो यार ये आपको निकालना है, ये वाली वैल्यू, तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा देखो, वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन यू कैन राइट 300 माइनस
mgh. Now you just put the values. 300 minus m is 2, g is 10, h height is also 10. Now just multiply 200, that is 100. So this is 100 joule again. So यार इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए. आपने बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट समझ के क्रैक करना है, डरना नहीं है यार. और डरने का नहीं बॉस, है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. ओके, सो क्वेश्चन को टेंशन होनी चाहिए. देखो भाई, कंसेप्ट भी हमने देख लिया. इसमें कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट क्या है इसमें, इस पे तो फोकस करना ही है कि जो टोटल वर्क किया बॉडी ने नीचे से ऊपर जाने के लिए, दो एक्सटर्नल जो फोर्स है उनके अगेंस्ट काम किया है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट एंड द ग्रेविटी के अगेंस्ट, ऑब्वियसली, है ना. तो ये आप देख सकते हो, उसी का आपने यूज कर लिया. ओके गाइस, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे इस कैटेगरी में किस टाइप के हमने सॉल्व करने हैं. ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन. आप ही के एग्जाम में आया. ये एक ब्लॉक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है. अब उसने बोला ये जो ब्लॉक है ये किसी स्पीड के साथ जा रहा है इनिशियली. ओके, वी हैव जिस सरफेस पे मूव कर रहा है इस पे जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है दैट इज म्यू. मतलब ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन काम कर रहा होगा. आफ्टर सम टाइम लेट्स ये रेस्ट पे आ गया, यानी इसकी जो फाइनल स्पीड होगी, लेट्स सी फाइनल स्पीड v डैश वो हो जाएगी 0. ये रेस्ट पे आ गया. तो आफ्टर व्हाट टाइम द फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक बिकम्स 0. ये रेस्ट पे कितने टाइम के बाद आया. तो यार आपको दिख रहा है वो फाइनल स्पीड की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है. यू कैन यूज हियर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्वियसली. सो कंसेप्ट इज दैट. कंसेप्ट आप यूज करें क्या है, आगे के लिए भी याद रखेंगे. व्हाट इज दैट, यूज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. This is the concept here actually. So in this type of problem, if you have to calculate the time, acceleration and all, you just use the first equation of motion. Okay, तो देखो first equation of motion होती थी final speed, इनिशियल स्पीड प्लस at. तो फाइनल स्पीड हमने ये मान लिया v डैश. इनिशियल स्पीड आपकी ये रही v, तो v डैश 0 है. इनिशियल स्पीड v दे रखी है प्लस at. t आपने निकालना है, और चूंकि ये रेस्ट पे आ रहा है तो ये रिटार्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. सो वी कैन राइट 0 इक्वल टू v माइनस at. सो t क्या आएगा आपके पास, हियर इज t, दैट इज v बाय a. नाउ दिस इज योर आंसर, कम ऑन. बट आंसर जो है आपके उसमें एक्सेलरेशन के टर्म्स में नहीं है. यू हैव टू कैलकुलेट एज वेल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि ये स्टॉप कर गया आफ्टर सम टाइम. किसकी वजह से, फ्रिक्शन. क्योंकि जब ये आगे जाएगा फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन. तो उसको रेस्ट पे लाने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल. मतलब इसकी मोशन का अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन we can write that is equal to ma. obviously यही वो फोर्स है जो उसकी मोशन का अपोज कर रहा है. न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू ma obviously. तो यार ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहां से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ, देख लो. तो फ्रिक्शन होता है म्यू n एंड दैट इज ma. और n आपको पता है इसका वेट होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा इस पॉइंट में और वेट आएगा डाउनवर्ड. अब ये काफी टाइम हमने कर लिया है तो आपको समझ आ गया होगा, आप इसको फोकस कर रहे होंगे. सो यू जस्ट राइट डाउन म्यू एमओ जी इज इक्वल टू दैट इज एम ए. एम से एम कैंसिल दोस्तों, तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, दैट इज म्यू जी. नाउ यू कैन सी हियर ए इज इक्वल टू म्यू जी. यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ this one. Now see, this is the time. Now v by that is mu g, and this is important as well. Important concept, important question. You can say, okay, इस टाइप का क्वेश्चन फर्दर अगर आएगा तो आपने फटक के आना, बढ़िया से उसके साथ खेल के आना है. ओके दोस्तों, इसी कैटेगरी में नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का होगा वो भी चेक करेंगे. ओके गाइस, सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. ये आपने जल्दी से पढ़ लेना और उसको भी बढ़िया से सीखना. इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार. गाड़ी है, इस तरीके से आप समझो, देखो ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे. सो हियर इज द कार्ड, ये आपकी कार्ड, ये इसका टायर, एंड एक पे तो चलेगी ना यार, ये जा रही है आगे को विद सम एक्सेलरेशन a. मैंने बोला ठीक है बॉस, ये एक ब्लॉक है, ये ठीक है, ठीक है, एक ब्लॉक है ये, दिस इज द ब्लॉक, है ना, इन द कांटेक्ट ऑफ द कार्ड एज शोन इन द फिगर. ब्लॉक का जो मास है वो m है. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों, जहां ये कांटेक्ट में है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है म्यू. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि किस कंडीशन में ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, मतलब इसको नीचे गिरने से बचाना है. तो आप खुद सोचो ये सिचुएशन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इसको नीचे गिरने से बचाना है. मतलब अगर इसकी मोशन होगी डाउनवर्ड ड्यू टू इसके वेट mg की वजह से, तो इस पे एक फोर्स एक्ट कराना पड़ेगा हमें अपवर्ड डायरेक्शन में.
जिससे कि गिरने से बच जाए, एंड और एडिशनल चीजें भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक है ये किसके कांटेक्ट में है? एक कार्ट के कांटेक्ट में है, जो कि एक्सेलरेट कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए। और याद करो दोस्तों, जब किसी एक्सेलरेशन किसी एक्सेलरेटिंग मूविंग यानी एक्सेलरेटिंग बॉडी के ऊपर जब कोई दूसरी बॉडी रखी होती है तो उसको एक एडिशनल फोर्स एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। ओके, हियर इज द कॉन्सेप्ट एज वेल, द स्यूडो कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपने ये भी देखना है यार कि जैसे ये जो कार्ट है ये आगे जाएगी तो इस ब्लॉक पे इसकी मोशन की वजह से, इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स, जो ऐसे एक्ट करेगा। क्योंकि कार्ट इधर जा रही है, स्यूडो फोर्स उसके जस्ट अपोजिट होता है। व्हाट इज दैट? एफएस मैंने लिख दिया। एंड कैलकुलेट कैसे करना है इसको? फंडा क्या होता है भाई, इसका मास लेंगे जिसपे एक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन उस बॉडी का लेंगे, यानी ए, कार्ट का एक्सेलरेशन। ये आ गया स्यूडो फोर्स। कूल। अब अगर ये स्यूडो फोर्स है, मतलब ये इसको इधर को ऐसे प्रेस करेगा जस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार्ट, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहां पर इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पे ब्लॉक कार्ट के कांटेक्ट पे है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में। हियर इज द नॉर्मल रिएक्शन, नाउ यू कैन सी। पक्का, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डेफिनेटली आएगा ना यार। अगर इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन इधर से एक्ट करेगा। अब यार, अब देखो ध्यान से, चूंकि आप फ्रिक्शन भी है, अगर वेट इसको, इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा वेट, तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा अप, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी अप। अब उसने बोला ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, मतलब ये रेस्ट पे रहना चाहिए। रेस्ट पे तभी रहेगा जिसपे सारे फोर्स बैलेंसिंग सिचुएशन में होंगे। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक एडिशनल कांसेप्ट यहाँ पे आ गया है। व्हाट इज दैट? दैट इज स्यूडो फोर्स। ओके, दैट इज स्यूडो फोर्स। कूल, दिस इज द मेन थिंग। ओके दोस्तों, ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, इधर से नॉर्मल रिएक्शन, इधर से एम में, यानी स्यूडो फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिटन एज एफ एस, दैट इज एम ए, यानी नॉर्मल रिएक्शन आ गया यहां से एम ए के इक्वल, नो प्रॉब्लम। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। नाउ सी, अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा उसके वेट को, तो दोस्तों जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू एम जी। अब अगर इसको आपने स्टैटिक कंडीशन में रखना है यार, ऑब्वियसली अगर आपने इसको स्टैटिक कंडीशन में रखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है एक्सटर्नली अगर देखो तो वो ये है ड्राइविंग, और फ्रिक्शन ये है। तो स्टैटिक कंडीशन में रखने के लिए दैट फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस mg, ये इससे ग्रेटर होना चाहिए डेफिनेटली। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टैटिक। ओके, स्टैटिक कंडीशन अगर आपने बनानी है तो फ्रिक्शन इससे ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि ड्राइविंग फोर्स है। आप फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो म्यू एन एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यस डेफिनेटली, इसी पे ध्यान देना है आपने। मैं बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आप करके आ सकते हैं। तो यार आप देखो यार, n की वैल्यू पुट करो, n क्या है आपका? ma, so this is ma and that is greater than equal to that is mg, so m से m cancel, here is the a and that is greater than equal to g over mu। यार बॉस याद भी रख सकते हो सिचुएशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। Here is the final result, now you can see। अगर ऑप्शन में ग्रेटर वाला नहीं है तो इक्वल वाला लेना है, बट अगर ऑप्शन में इक्वल भी है ग्रेटर भी है तो ग्रेटर वाला। ऑब्वियसली दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन, एक्चुअली दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। अगर उसको आप रेस्ट पे रखना चाहते हो, गिरने से बचाना चाहते हो। ओके, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट भी बढ़े से प्रैक्टिस करना है जिससे आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सको और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर सको। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट।